नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक हमने 10 लेक्चर्स लिए हैं और ये हमारा 11वां लेक्चर होगा। हमने कोशिश की है कि अपने डिसाइडेड पैटर्न के हिसाब से जो हमने पहले दिन सिलेबस डिस्कस किया था उसी हिसाब से हम लोग अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करें और उसके कंप्लीशन के बाद या ख़त्म होने के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन या क्विज शो टाइप का करें, जिसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको कवर करते हुए आगे की ओर बढ़े। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी क्रम में अपनी प्रैक्टिस जारी रखे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप लेक्चर्स को देखने के बाद क्वेश्चंस जरूर करें। और अगर आप मेरे लेक्चर्स का नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल उन क्वेश्चंस को केवल ऐड करें जो कि मेरे लेक्चर्स में नहीं गिवन है। ठीक है, यही एक तरीका है अपने नोट्स में एडअप करने का या फिर उसको और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाने का। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि एक बात और दोस्तों, क्योंकि ये इतना पॉसिबल नहीं रहता कि मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सब कुछ घोटा दिया जाए, यहीं आप लोग पारंगत हो जाएं और बिना किसी प्रैक्टिस के सीधे जा कर के एग्ज़ाम क्रैक कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह की कोई शिक्षा या इस तरह की कोई चीज़ सीख कर रहे हैं तो सॉरी, आप गलत जगह पर हैं। ऐसा नहीं संभव है कि आपको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाए और सब कुछ घोट कर आप सीधे एग्जाम में क्वालिफाई करके और ऑफिसर बन जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स मैन और वीमेन परफेक्ट। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा टिश्यू या ऊतक। हम लोग इसमें ऊतक वर्ड का यूज ज़्यादा करेंगे, टिश्यू का कम करेंगे। तो हम पहले जानते हैं टिश्यू होता क्या है। कि ऊतक जो है वो कुछ कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो अपने काम या फिर अपने ओरिजिन में एक समानता दिखाती हैं। सपोज करिए कि ये कोई माइक्रोस्कोपिक व्यू है, सूक्ष्मदर्शी से देखा हुआ कोई एक कोशिकाओं का समूह है जो ऊतक कहला रहा है। ये जो सारे ऊतक होंगे, इसमें सम्मिलित जितनी कोशिकाएं हैं वो एक रूप होंगी, काम की दृष्टि से भी, ओरिजिन की दृष्टि से भी, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से भी, कार्यक्षमता भी एक तरह की होगी। तो ये जो समूह है पूरा वो ऊतक कहलाता है। तो इसमें दो तरह की डिवीजन है। पहले ही जान लेते हैं कि अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब ये तो नहीं पूछता कि ऊतक का जो नाम है वो कौन दिया या किसने शुरू किया, परंतु फिर भी अगर कहीं पूछ लेता है तो विचित महोदय ने इसका जो नाम है वो दिया। वर्ड ऊतक जो है वो विचित महोदय ने दिया। दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो अगर कहीं खांसी या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो सॉरी टू से, बट उसे आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं करना चाहता। वन गो वीडियो होगा। तो चलिए फिर से आते हैं। पादप ऊतक और जंतु ऊतक दो भागों में विभाजन होता है। पादप ऊतक में हम केवल क्लासिफिकेशन देखेंगे। आज हम लोग जंतु ऊतक में स्पेसिफिकली संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यूज को ही पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड्स आते हैं और ब्लड की 3 कैटेगरीज आती हैं। लसिका और ब्लड आता है, उसमें 3 कैटेगरी फिर ब्लड की आएगी, वो हम लोग देखेंगे। चलिए पहले पादप ऊतक का एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो पादप ऊतक है दोस्तों वो दो भाग में डिवाइड होता है। पहला होता है विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। ठीक है, जो विभाज्य ऊतक होता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो स्थायी ऊतक होता है उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब पहले विभाज्य ऊतक को देखते हैं। विभाज्य ऊतक मतलब जिनका विभाजन हो रहा है, स्थायी ऊतक मतलब इनका विभाजन नहीं होगा। तो विभाज्य ऊतक में 3 आता है। शीर्षस्थ विभाज, यानी कि जो शीर्ष पर विभाजित होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जड़ में भी हो सकते हैं या तने में होंगे, दोनों जगह हो सकते हैं। शीर्षस्थ विभाजक ऊतक, इसको आपका एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा आता है पार्श्वीय विभाजक ऊतक। देखिए यहाँ पर एक फोटो बनाया है। पार्श्वीय मतलब होता है इस डायरेक्शन में बढ़ना, यानी कि किसी का मोटापा बढ़ना, इस पार्श्वीय या लेटरल उसकी इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो अगर उस डायरेक्शन में विभाजन होता है तो पार्श्वीय विभाजक ऊतक या लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और अंतर्विष्ट विभाजक ऊतक, इंटरकैलरी टिश्यू या अंतर्विष्ट विभाजक ऊतक। इसमें कुछ आता है जैसे ये बेसिकली जो है शीर्षस्थ विभाजक ऊतक के ही एक भाग है, परंतु ये पौधों के आधार या टहनी में, ठीक है, पाए जाते हैं। ये दोनों ओर, जैसे मान लीजिए टहनी है तो उसमें जो पर्व होते हैं, जहाँ पर कोई पत्ती की डंडी निकलती है, उसके नीचे छोटा छोटा पर्व लगा होता है। ठीक है, पर्व मतलब एक तरह की संरचना है, वो आप देखेंगे थोड़ी खुरदुरी सी संरचना।
तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आते हैं स्थायी ऊतक में, तो इनको दो टाइप से डिवाइड करते हैं, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। जटिल स्थायी में जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो जटिल स्थायी ऊतक है, ये बेसिकली डेड सेल्स का एक समूह है, यानी कि ये ऊतक जो होते हैं वो डेड सेल्स से बनते हैं। जाइलम जो है जल से संबंधित लग रहा है, जाइलम में जल जैसा आ रहा है, तो ये जल को लेकर के कैरी करता है। ये आपके तने में, पत्ती में, जड़ में, तीनों जगह पाया जाएगा। ठीक है, वही जब आपका फ्लोएम है वो फल के जैसा लग रहा है, तो ये जितना भी फूड प्रोसेस्ड है, यानी कि जो पत्तियों में बन रहा है फूड, भोजन निर्माण की प्रक्रिया है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अब सरल स्थायी में आते हैं आपके तीन टाइप के। पहला है पैरेनकाइमा, फिर दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ठीक है, इसे हम लोग ध्यान से आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, परंतु अभी हम लोग केवल जंतु ऊतक के विषय में, वो भी उसमें कनेक्टिंग टिश्यूज के विषय में पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग फोकस्ड होकर थोड़ा पढ़ रहे हैं। अब मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा, बट जो अभी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से मैंने इस सीरीज को बनाया है। हम इसी सीरीज में ही ये सब कुछ कवर करेंगे, परंतु अभी संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो जंतु ऊतक है, इसमें चार टाइप होती है। पहला होता है उपकला ऊतक, जिसको एपिथीलियम कहते हैं, एपिथीलियम टिश्यू। दूसरा होता है संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तीसरा है पेशी ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और फिर आता है तंत्रिका ऊतक, जिसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। पहला हम लोग देखते हैं संयोजी ऊतक आज। तो ये जो कनेक्टिंग टिश्यू है, इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, इंडोडर्म। ठीक है, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस और मेसोडर्म। तो मध्य वाले जो हमारी स्किन होती है उससे होती है। डर्म मतलब डर्मिस, डर्मेटाइटिस मतलब वो जो स्किन से संबंधित रोग होते हैं उनका अध्ययन। या फिर इसमें जो है शरीर में लगभग 30% भाग इसी का होता है, यानी कि इन चारों ऊतक में 30% इट कवर्स 30% ऑफ द पार्ट, यानी कि 4 टाइप के ऊतक है, इसमें 30% इसका है और बाकी 70% में ये 3 आते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये कोशिकांग अंगों या ऊतकों के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि कोई भी ऊतक है उसके मध्य में अंग है, कोई भी उसके मध्य में पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ब्लड्स आता है या फिर लसिका, लिम्फ आता है, तो वो तो मध्य में ही पाया जाता है ना। तो फिर कह रहा है कि इनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और गैंग में धसी होती हैं। ठीक है, कोशिका आपस में जुड़ी रहेगी और गैंग एक वस्तु है जो कि तरल या कठोर कुछ भी हो सकती है, उसमें ये धसी रहेंगी। चलिए देखते हैं इनको। संयोजी ऊतक को फर्दर जब डिवाइड करते हैं तो आता है तरल संवहनीय या फ्लूइड वस्कुलर, दूसरा होता है वास्तविक या प्रॉपर, और तीसरा होता है स्केलेटल कंकाल। ठीक है, ये 3 टाइप है संयोजी ऊतक की, कनेक्टिंग टिश्यू की। फिर आगे जब इसमें बढ़ते हैं तो फ्लूइड या वेस्कुलर टिश्यूज में आता है आपका लसिका और रुधिर, यानी कि लिम्फ और ब्लड। ठीक है, अब लिम्फ और ब्लड में आप आगे जब बढ़ेंगे तो ब्लड 4 टाइप में बटेगा। पहला आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 टाइप में बटेगा, 3 टाइप में बटेगा। और फिर जब डब्ल्यूबीसी को फर्दर बांटा जाएगा, एक चीज और बता दूं दोस्तों, आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर या श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट ही कहते हैं। ठीक है, परंतु जो आरबीसी है उसको एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट नाम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। केवल नाम के बेसिस पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप इसके नाम को, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसे जरूर लिख करके याद कर लें। केवल नाम के बेसिस पे कि पप्पू का जो, पप्पू सपोज करिए ऑफिशियल नाम है, तो पप्पू को जो है प्यार से पुच्चू भी बुलाया जाता है, तो पुच्चू भी याद करना जरूरी है, क्योंकि पुच्चू के नाम से भी यूपीएससी या आयोग क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का नाम, और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक, डब्ल्यूबीसी के फिर फर्दर पार्ट आते हैं। एक होता है आपका एग्रान्यूलोसाइट। ठीक है, एग्रान्यूलोसाइट। एग्रान्यूलोसाइट में 2 आता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक, फिर दूसरी आती है इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स,
सिनोफिल्स, ठीक, इसको बोलते हैं बेसोफिल्स, और ये होता है आपका फिल्स, ठीक, न्यूक्लियोफिल्स, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये आगे फर्दर इसका डिवीजन है, ठीक है मित्रों। तो चलिए आगे और पढ़ना शुरू करते हैं, किस किस तरह से इसका जो है टोटल डिवीजन होता है। ये न्यूट्रोफिल्स है, न्यूक्लियो लिख दिया है मैंने न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो अब इसमें लिम्फोसाइट में आती है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट में भी T4 जो है ये HIV के दौरान हर्ट की जाती है, अटैक की जाती है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट की कमी होती है तो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है हिट करता है और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का जन्म होता है। एड्स के लिए जो टेस्ट करते हैं होता है एलिसा टेस्ट, एलिसा। चलिए आता है तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं तरल संयोजी ऊतक क्या होता है। तो तरल संयोजी ऊतक को मैंने आपको बताया वैस्कुलर, ये पेन अच्छी चलती है, एक सेकेंड, रेड कलर की, वैस्कुलर कनेक्टिंग टिश्यू, रक्त और लसिका कहते हैं। मतलब इसके अंदर में जो आएंगे वो दो आएंगे, रक्त और लसिका को आपके तरल संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू में वैस्कुलर कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है, यानी कि जो कोशिका के अंदर पदार्थ है वो कैसा है, तरल है, ठीक। इनकी कोशिकाएं बिखरी हुई होती हैं। अब चलते हैं लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं, लिम्फ या लसिका के बारे में। ये रंगहीन द्रव है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। आरबीसी का अभाव, आरबीसी का अभाव, क्योंकि आरबीसी होने का मतलब क्या हुआ, रेड ब्लड कार्पसेल्स। आरबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का अभाव है इसीलिए रंगहीन है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन रुधिर की अपेक्षा कम होता है, रुधिर में ज्यादा होता है, परंतु लसिका में ये चीजें कम होंगी। कैल्शियम कम होगा, फास्फोरस कम होगा, ऑक्सीजन भी कम होगा। Ca, फास्फोरस एंड O2, ठीक है, क्या होगा, कम होगा। आप सिंबॉलिक दिखा सकते हैं 2 बार नीचे करके। कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ की अधिकता होती है, इसमें ये चीजें अधिक होंगी। लिम्फोसाइट जो है रोगाणुओं से सुरक्षा करते हैं, यानी कि जो लिम्फ है ये रोगाणुओं से सुरक्षा करते हैं और पोषक पदार्थों का परिवहन करते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र को बनाते हैं और उसे फिर मजबूत बनाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक ना, उसको ये बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे इम्यून को। इम्यून यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र किससे बन रही है, लसिका से बन रही है, लिम्फ से बन रही है। कभी कभी आपका हाथ पैर ऐसे कटता होगा कि ब्लड नहीं निकलता होगा और एक पारदर्शक श्वेत पारदर्शक मतलब वही रंगहीन पदार्थ निकलता है, ठीक है, थोड़ा चिपचिपा सा, ब्लड के इतना चिपचिपा नहीं परंतु थोड़ा चिपचिपा, ठीक है। कभी जैसे मान लीजिए कहीं आपका हाथ घिस गया, तो किसी दीवार से लड़के घिस गया, ब्लड नहीं निकला पर वो चमड़े के नीचे से वो निकल रहा है, तो वही लसिका है, लिम्फ है। चलिए आगे, लाल रक्त, लाल अथवा रक्त, रुधिर अथवा रक्त, ब्लड। जो ब्लड है वो क्या है, पहले तो तरल संयोजी ऊतक है, तो सीधे पूछ लेता है कि ब्लड या रक्त क्या है, तो 4 ऑप्शन देगा। मोर देन वन में एक ये भी डाल देगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। फिर लाल रंग का गाढ़ा द्रव है, ठीक, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। यानी कि एक प्लाज्मा होता है जिसमें 90% आपका वाटर और 7% के आसपास प्रोटीन और अन्य हार्मोन्स होते हैं, ठीक। और रुधिर कणिकाएं जो भी WBC, RBC जो भी है, अगर रक्त है तो RBC अधिक रहेगा, ठीक।
फिर जो भी पचे हुए भोजन होते हैं, यानी कि जो भी ग्लूकोज है, जो पचा हुआ भोजन है, उसके अलावा जो हार्मोन्स हैं और उत्सर्जित पदार्थ जो भी एक्सक्रीट होते हैं, यानी कि उत्सर्जन के दौरान जो निकलते हैं, उन पदार्थों को शरीर के एक भाग से लेकर के दूसरे भाग में पहुंचाता है, जिधर जैसी नीड होती है। आपके ब्रेन को ज्यादा नीड है ब्लड की, तो ब्रेन के पास ये ब्लड ज्यादा पहुंचेगा। इस तरह की मतलब सप्लाई है बॉडी में। फिर शरीर के हर भाग में ऊर्जा का वितरण करता है। ठीक है, शरीर के हर भाग में ऊर्जा का वितरण करता है। चलिए, अब आते हैं प्लाज्मा को समझ लेते हैं क्या है। प्लाज्मा जो है वो अल्कलाई है। अल्कलाई मतलब क्षारीय। प्लाज्मा क्या है? अल्कलाई है। स्टिकी मतलब चिपचिपा हो, चिपचिपा है। बाई वॉल्यूम मतलब आयतन के हिसाब से 55% जो इसका हिस्सा है, ठीक है, ये रक्त में 55% भाग घेरता है। ठीक है ना, रक्त में 55% भाग घेरता है। वही जो मैंने बताया अभी कि 90% इसमें वाटर है, 7% प्रोटीन, और उसके अलावा हार्मोन्स है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, हार्मोन्स। ठीक, अब आते हैं अंतर देखते हैं, रुधिर और लसिका में अंतर। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं ब्लड एंड लिम्फ में क्या अंतर है। पहला तो ब्लड सामान्य तरल है, ठीक, जबकि जो लसिका है वो क्या है? छना हुआ तरल है। उसके अलावा ब्लड लाल होता है, सबको पता है, मैंने बताया ये रंगहीन होता है। आरबीसी अधिक रहेगी, लाल है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कम रहती है, जबकि इसमें आरबीसी होती ही नहीं है और डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में होती है। प्रोटीन अधिक होता है, ऑक्सीजन अधिक होता है। प्रोटीन भी कम होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन होने का मतलब ये हुआ कि वो कम ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन होने का ये मतलब नहीं हो कि उसके अंदर ऑक्सीजन है, वो तो घुला ही होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो है ऑक्सीजन घुला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे जो पोषण पदार्थ हैं या पोषक पदार्थ हैं वो अधिक होते हैं ब्लड में, जबकि लिम्फ में कम होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा अधिक होती है, जबकि लिम्फोसाइट की मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट की मात्रा अधिक होगी, यानी कि प्रतिरक्षा करेगा। ये याद रखिए, लिम्फेटिक सेल जो होती हैं, T4 या टी लिम्फोसाइट जो मैंने आपको बताया है अभी, एचआईवी में कम हो जाती है, इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और किसी और बीमारी का हम लोग के ऊपर बहुत जल्दी से असर होने लगता है। ठीक, अब आगे देखते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पसेल्स, इन्हीं को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, इसके विषय में समझते हैं। पहले तो समझिए होता कैसा है। ये देखिए, बहुत बनाने की कोशिश तो कर रहा हूं मैं, अच्छा, अगर बन जाए अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। आपने पेड़ा देखा है गांव का? जो आरबीसी होती है वो वही पेड़ा है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी जो है वही पेड़ा है। पेड़ा का मतलब ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है ये धंसा हुआ होता है दोनों साइड से। ठीक है ना, इसीलिए इसको जो है आपका उभयातल शायद कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कॉनकेव होता है। उभयावतल, उभयावतल, ठीक, कॉनकेव। उभया मतलब बाई, बाई कॉनकेव, यानी कि ये जो पार्ट है ये धंसा रहेगा, ठीक, और पीछे वाला पार्ट भी धंसा रहेगा, जो जैसे पेड़े में होता है। मैं इसका फोटो 3D तो बना नहीं पाऊंगा, बट ये भाग जो है धंसा हुआ है, ठीक, और ये भाग जो है उभरा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड से।
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ये पाया कहाँ जाता है? कशेरुकी जंतुओं में। कशेरुकी मतलब जिनमें कशेरुका पाई जाती है पीठ पे, ठीक। हीमोग्लोबिन यौगिक किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है आपका? He होता है और ग्लोबिन होता है, अभी मैं उसको आगे बताऊंगा। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, ठीक। प्लीहा में विघटन होता है। प्लीहा क्या होता है? स्प्लीन, स्प्लीन होती है, ठीक है, तिल्ली जिसको कभी कभी बोलते हैं, ठीक। इसी में जो है इसका विघटन होता है, यानी कि इसमें जाकर ये मर जाता है। आरबीसी जो है 120 दिन की उसकी आयु होती है, 120 दिन के बाद जाकर प्लीहा में मर जाता है, इसीलिए उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, व्हाट इज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी इंग्लिश में भी पूछ देता है, हिंदी में लिख करके ग्रेव, यानी कि देवनागरी में लिख करके ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, बाकी लिख लीजिएगा। तो क्या होती है? प्लीहा, प्लीहा को स्प्लीन। जीवन अवधि 120 दिन होती है। स्तनधारियों में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये, ठीक। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, दो को छोड़कर, किसको? ऊंट और लामा को छोड़ करके। अगला है कि हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम है ग्लोबिन, और 5% हीम रंजक, ठीक है ना। हीम रंजक मतलब आयरन से रिलेटेड जो कलर है वो पाया जाता है, वर्णक। अगला कहते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है प्लस ऑक्सीजन, ठीक, तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ये जो यौगिक है ये शरीर में पूरे बॉडी में दौड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम से, प्रसंचरण तंत्र के माध्यम से, और इसका विघटन होता रहेगा, जिस अंग को जैसी ऑक्सीजन की नीड है उस तरह से प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। और एक काम क्या करेगा? एक दूसरा काम ये करेगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई मतलब बॉडी में मौजूद है, ठीक है, विभिन्न अंगों में, वो फेफड़े में जाकर के सारी कार्बन डाइऑक्साइड फिर से सोखेगा और फिर ले आकर के, ठीक है, मतलब सॉरी पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके फेफड़े के पास ले आएगा, और फेफड़े के माध्यम से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सहेल, यानी कि सांस के माध्यम से छोड़ देंगे, ठीक। मतलब पहली बार में क्या करेगा कि O2 ब्लड आया, हम लोग पहले सांस लिए O2, अब यहां जो, ठीक, पल्मोनरी वेन जो होती है वो शुद्ध रक्त को लेकर के गई, और उसके बाद पूरे बॉडी में वो घूम के आई, ठीक है, और अशुद्ध रक्त को, ठीक है ना, जो आर्टरी है आपकी वो लेकर के आएगी। यहां पर अपोजिट होता है, ठीक है, यहां पर केवल ऐसा है, पल्मोनरी जो वेन होती है वो शुद्ध रक्त को लेकर के चलती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे। परंतु अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो उस स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिया करता है आपके हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। वो अगर घुलने की बात की जाए तो ऑक्सीजन की अपेक्षा, शायद मुझे गुना तो नहीं मालूम है कितने गुना तेजी से घुलता है, परंतु ये आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, कई गुना, मुझे लमसम याद आ रहा है कि 10-20 गुना तेजी से घुलता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सॉरी, बट बहुत ज़्यादा, कई गुना वो तेजी से ब्लड में घुलता है। उसके बाद कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया होता है। और विटामिन B12 और फोलिक एसिड, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन, और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया को ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना, ठीक। फिर आता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में क्या होता है? CYT, ठीक। ल्यूकोसाइट में क्या होता है? ल्यूकोसाइट को ही हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। यह अनिश्चित आकार की होती हैं, जैसे वो क्या मैंने बताया कि उभयावतल हो रही हैं, उस तरह की नहीं होगी, ये अनिश्चित आकार की होगी। हीमोग्लोबिन होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स है, सफेद है, तो हीमोग्लोबिन तो हीम कलर होता है उसमें, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। केंद्रक युक्त होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। आरबीसी की तुलना में इनकी संख्या जो है काफी
कम होती है। अब एक बीमारी है जिसका नाम है आपका ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर, जिसका मैंने उपचार बताया था कि आपका जो स्टेम सेल होती है, स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन है, आप देख लीजिएगा। स्टेम सेल जो होती है उससे ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया का इलाज संभव है। अगला आ रहा है कि इनकी जो जीवन अवधि होती है वो 10 से मात्र 12 दिन की होती है। ठीक, फिर कह रहा है कि निर्माण जो होता है इनका वो अस्थि मज्जा में होता है, कभी कभी यकृत, यकृत यानी कि लीवर, और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में भी होता है। अब एक चीज और ध्यान देने लायक है कि आरबीसी जो है वो मरेगी जाके प्लीहा में, ठीक है, उसका ग्रेवयार्ड बोल रहे हैं, और डब्ल्यूबीसी जो है कभी कभार, ठीक है, इन केस वो वहां से पैदा होती है। ठीक, इन केस का मतलब ये हुआ कि अगर 90% वो अस्थि मज्जा में पैदा हो रही है, ठीक है, बोन मैरो में, तो 5% प्लीहा और यकृत में हो रही है। फिर आता है, इसको कई पार्ट में बांट रहे हैं, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसमें उपस्थित जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स को इयोसिनोफिल्स कहते हैं। ठीक, इयोसिनोफिल्स है एसिनोफिल्स। अब ये होती क्या है? इयोसिनोफिल्स जो है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, शरीर में प्रतिरक्षा व एलर्जी आदि का काम करती है, यानी कि प्रतिरक्षा करने का काम या एलर्जी से बचाने का काम इयोसिनोफिल्स करती हैं। ठीक है ना। आप याद रखिएगा, जब भी आपका ब्लड टेस्ट होता है तो आप उसमें इयोसिनोफिल्स जरूर चेक करिएगा, या आपकी कोई ब्लड रिपोर्ट अगर पड़ी हो तो आज ही जा करके आप इयोसिनोफिल्स चेक कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपका कभी वायरल टेस्ट हुआ है, मुझे तो कोविड हुआ था, अगर किसी और को कभी कोविड हुआ हो तो आपके सारे टेस्ट हुए होंगे, उसमें आप अपने वायरल टेस्ट यानी कि जितने भी वायरस से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनको भी देखेंगे तो उसमें एलिसा टेस्ट भी मिल जाएगा। उसमें एक प्लास्टिक का अलग से ऐसे चेंबर लगा होता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, वो उस रिपोर्ट पे प्लास्टिक का एक अलग से चिपका हुआ होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर आता है बेसोफिल्स। ये जो है मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित हिपैरिन, हिस्टामाइसिन और सेरोटोनिन का संवहन करती हैं। सेरोटोनिन वो एक आपका क्या बोलते हैं, हार्मोन है जो कि सेक्स के लिए एक्साइट करता है, ठीक है, वो सेरोटोनिन होता है। बाकी हिपैरिन और हिस्टामाइन हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स जो है इसका एक भाग है जो 60 से 70% डब्ल्यूबीसी को बनाता है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया या अन्य पदार्थों का भक्षण करता है। जैसे मान लीजिए कि बॉडी में बैक्टीरिया एंट्री ले लिया बाय मीडियम ऑफ, कुछ खा रहे हैं या फिर सांस लेने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बैक्टीरिया एंट्री ले लिया, तो मारता कौन है? न्यूट्रोफिल्स मारती है। मौजूद कहाँ होती है? डब्ल्यूबीसी में। इसीलिए इसको आपका क्या कहते हैं? माइक्रोफेजेस कहते हैं, माइक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक, माइक्रोफेज कहते हैं, ठीक है। अगला लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट क्या होती है? ये जो है अग्रेन्युलोसाइट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में एक क्लासिफिकेशन कराया है, ये देखिए मैंने ये जो क्लासिफिकेशन कराया है इसमें एग्रेन्युलोसाइट्स मैंने बताया है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट क्या है कि इनका केंद्रक क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का ही भाग होती है लिम्फोसाइट, ठीक है, 25 से 33% बना रही है डब्ल्यूबीसी का। इनका केंद्रक जो होता है वो बड़ा और गोल होता है, न्यूक्लियस है ये, ठीक है। ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं, ठीक, ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं लिम्फोसाइट। फिर मोनोसाइट्स क्या है? मोनोसाइट जो है अपेक्षाकृत इनका आकार बड़ा होता है परंतु इनका केंद्रक छोटा होता है, ठीक। इनका आकार बहुत बड़ा नहीं रहेगा लेकिन केंद्रक इनका बड़ा होता है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है लेकिन केंद्रक इनका छोटा होता है। और ये केवल 3 से 8% जो है यहाँ पर लिखा है, 3 से 8% केवल भाग शामिल होता है इनका डब्ल्यूबीसी में। ये क्या करती है कि जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणु जो है उनको नष्ट करती हैं मोनोसाइट। इसके अलावा लिम्फोसाइट के बारे में एक बात और लिखी कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है। वही मैं बताया कि प्रतिरक्षियों का निर्माण करिए तो एंटीबॉडी का निर्माण करिए। फिर आता है रुधिर प्लेटलेट। कभी ना कभी आपके जो भी फ्रेंड्स दिल्ली रहते होंगे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड दिल्ली रहते होंगे उन्हें डेंगू का डर, या इंग्लिश में बोले तो डेंगी का डर जो है
बहुत सताता होगा डेंगू या डेंगी। मैंने एक लेक्चर में आपको 3 टाइप के मॉस्किटोज के बारे में बताया था, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज एजिप्टी, और एक और मैंने कुछ बताया था, एक कोई और मॉस्किटो के बारे में बताया था, ठीक है, क्यूलेक्स, एडीज एजिप्टी, और अभी नाम नहीं याद आ रहा, जैसे मुझे याद आता है मैं रिवाइंड करता हूँ उसको। तो मैंने बताया था कि डेंगी होता है। डेंगी में मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको फीवर आएगा और आपकी प्लेटलेट काउंट गिर जाएगी, ठीक है। आपकी नॉर्मल रूप में जो प्लेटलेट होती है वो 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में होती है, ठीक। परंतु जो अगर आपको डेंगी फीवर होता है उसके बाद डेंगी में आपकी प्लेटलेट काउंट जो है 2 लाख से नीचे, 1 लाख के नीचे, 50,000 के नीचे, जैसा जो पेशेंट है उस हिसाब से हो जाती है। और होता क्या है ना कि आपके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। अगर आपकी प्लेटलेट 10,000 के नीचे आती है, आपके शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं ब्लड के। क्यों पड़ते हैं? इसलिए पड़ते हैं क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती है वो टूट फूट मरम्मत का काम करती हैं। सपोज करिए कहीं पर आप लड़ गए, ठीक है, और आप कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ हुआ नहीं। कभी कभी काला पड़ जाता है लड़ने पे, किसी नुकीली चीज़ से लड़े, बाहर से ब्लड नहीं स्राव हुआ लेकिन अंदर से हुआ, तो जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको मेनली प्लेटलेट्स जो है वो मरम्मत करके ठीक करती हैं। एक्सटर्नल में तो आप कोई पट्टी बांध लोगे, धीरे धीरे वो प्रोथाम्बिन या विटामिन के की उपस्थिति में वो जम जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। परंतु होगा क्या एक्चुअली, जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो उसको उसकी टूट फूट ठीक करने के लिए, या कोई भी मसल आपकी क्रैक होती है, सॉरी मसल नहीं, कोई भी सेल्स क्रैक होती है, टिश्यू का कोई पार्ट क्रैक हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है उससे, तो उसको ठीक करने के लिए, टूट फूट ठीक करने के लिए, कोई कमजोर जगह है उसको मरम्मत करने के लिए प्लेटलेट्स का यूज होता है, ठीक है। और इसी क्रम में देखते हैं क्या है कि मुख्यतः मनुष्य और अन्य स्तनधारी वर्ग के रक्त में ही पाई जाती हैं। फिर गोलाकार संरचना है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, यानी कि बोन मैरो में ये बनती हैं। 1 सप्ताह ही इनकी जीवन अवधि है, केवल 1 सप्ताह में खत्म हो जाती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स मैंने बताया है 10 से 12 दिन चलती हैं और वो 120 दिन रेड ब्लड। शरीर में कट फट जाने पर रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। रुधिर प्लेटलेट का यही काम है। मुझे मच्छर का नाम तो याद नहीं आ रहा है, एक बार और मैं ट्राई कर रहा हूं। क्यूलेक्स, ठीक है, एडीज एजिप्टी, अरे बड़ा अच्छा नाम था उसका, और मादा एनोफिलीज, याद आ गया, मादा एनोफिलीज, ठीक है। ये 3 मच्छर। चलिए रुधिर के कार्य क्या क्या देखते हैं। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ब्लड या पर्पस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो पहला तो परिवहन करता है। परिवहन मतलब पूरे बॉडी में घूम रहा है, जो भी हार्मोन्स की जरूरत है हार्मोन्स कैरी करेगा, जो भी फूड की जरूरत है फूड कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है। जो भी चीजें की हेल्प है पूरे बॉडी में जाता है तो सबकी कमी को दूर करेगा। दूसरा है ताप नियंत्रण, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि एक होते हैं आपके वार्म ब्लडेड और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में मैंने बताया था कि जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप, सरीसृप, ठीक है। सरीसृप जो है क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, और ह्यूमन क्या है, वार्म ब्लडेड। चलिए आगे देखिए क्या होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन के अणुओं को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, उत्सर्जी पदार्थ हार्मोन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना और घाव भरने में मदद करना, इतना तो काम करता है ये। रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग एक बड़ा अच्छा फंडा है इसका, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि रक्त वाहिनियां जब फट जाती हैं, खून आता है, ठीक है, तो खून का अर्ध ठोस पदार्थ के रूप में जमा होना। खून कैसे अर्ध ठोस पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है, ठीक ना, यानी कि सेमी सॉलिड कैसे हो गया, सेमी सॉलिड कैसे हो गया। अभी जो ब्लड था आपका वो पूरी तरह से लिक्विड है, एक थिक लिक्विड है, बट अभी ये कट फट जाने पर थोड़ी देर बाद खून कैसे जम गया, सेमी सॉलिड कैसे हो गया। यही जम जाना ही रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। अब ये प्लेटलेट की उपस्थिति में ये काम आपका संपन्न हो रहा है। चलिए समझते हैं कैसे। जब रक्त प्रवाहित होता है तो प्लेटलेट जो है वो वायु के साथ, पी से प्लेटलेट वायु के साथ क्रिया करती है, ठीक। इसके साथ ही थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन समझ लिए, TH और P लिखा हूं मैं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैल्शियम आयन
कैल्शियम आयन की उपस्थिति में वह प्रोथ्रोम्बिन बनाती है। क्या बनाती है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन बना दिया, ठीक। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, उपस्थिति में वो प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया करके, अब देखिए इनकी उपस्थिति है, प्लेटलेट एयर से क्रिया की, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके क्या बना दी? थ्रोम्बिन। क्या बना दी? थ्रोम्बिन, ठीक। अब आगे दूसरा स्टेप क्या है? थ्रोम्बिन जो है वो रक्त के प्रोटीन फाइब्रिनोजन को प्रेरित करता है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये भी मानेगा नहीं। अब देखिए थ्रोम्बिन जो है ये आपके फाइब्रिनोजन को, एफ से मैं फाइब्रिनोजन कह दे रहा हूं, ठीक है, फाइब्रिनोजन को प्रेरित किया और क्या बना दिया? फाइब्रिन। फाइब्रिन, फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन। क्या बनाया? फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन। घुले उलेगा नहीं है कहीं, कोई घोल नहीं सकता इसको, बस ये टिक गया तो टिक गया। अब ये जो अघुलनशील प्रोटीन बनाया है धीरे धीरे ये जाल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? जाल का निर्माण कर दिया निर्माण, ठीक। अब यहाँ बहती हुई लाल रक्त कणिकाएं मजे से घूमते हुए इस रास्ते निकल रही थी। थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है ना। यहाँ जाल बना के रख दिया अपना, इसी रास्ते निकल रही थी। इतने दूरी में, रुकिए, इतने दूरी में निकल रही थी, ठीक। अब यहाँ जाल बना के रख दिया, तो आप बताइए क्या ये निकल पाएंगी? आरबीसी खुशी खुशी आएंगी, इसी में फंस जाएंगी। सब फंस गई। कुछ लोग कह रहे हैं हम बस निकलने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम निकल गए, लेकिन क्या निकल पाएंगी? नहीं निकल पाएंगी, इसी में फंस के रह गई, ठीक है। बस हो गया काम। जब फंस के रह गई तो रक्त का थक्का जम गया फाइब्रिन से क्रिया करके, ठीक है, बस काम हो गया। फंस गई और रक्त का थक्का बन गया। तो ये टोटल कंसेप्ट है कि जो प्लेटलेट है वो एयर से क्रिया करेगी, उसके साथ ही थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके थ्रोम्बिन बना लेगी। अब थ्रोम्बिन बहुत बदमाश है, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को प्रेरित करेगा और यानी कि उसकी उपस्थिति में फाइब्रिन नामक एक अघुलनशील प्रोटीन बनाएगा। ये जो फाइब्रिन है ये एक तरह से फाइबर है, यानी कि एक जाली नुमा संरचना बनाएगा। आरबीसी जो बहती हुई आ रही है वो इसमें फंस जाएगी, बस इसका काम बन गया। बाकी टूट फूट मरम्मत का काम अपना धीरे धीरे प्लेटलेट करती रहेगी, ठीक है। अब कह रहा है कि शरीर को रक्त के अंदर जमने से हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। जैसे मान लीजिए आपका बॉडी है, कैसा बॉडी बन रहा है, कुछ खतरनाक शक्तिमान बन जाएगा लग रहा है। चलिए जो भी बन रहा है अभी समझिए बस। ओहो किलबिस है तो छोड़िए, जो भी है, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है? कुछ लोग कहते हैं इतनी ठंडक पड़ी उनका खून जम गया। खून कैसे जम जाए? खून जमा देने वाली सर्दी, फिर भी नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि इसके अंदर एक जुगाड़ भगवान बैठा रखे हैं कि तुम थोड़ा स्वेटर पहनो, बाकी हम देख लेंगे, ठीक। तो इसमें हिपैरिन पाया जाता है, प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग से बचाता है बॉडी के अंदर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि हमने एक इंटरेक्टिव सेशन रखा है संवाद नाम से। तो इस संवाद में हम लोग अपने साथ गेस्ट्स को बुलाएंगे। जो गेस्ट होंगे हमारे वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में सेलेक्टेड होंगे, या वो यूपीएससी या इवन पीसीएस स्तर का इंटरव्यू दिए होंगे। ऐसे गेस्ट को हम लोग शामिल करेंगे अपने उन विद्यार्थियों, हमारे फ्रेंड्स के लिए जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जिन्हें एक लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए कि व्हाट आफ्टर जॉब, की जॉब मिलने के बाद क्या होगा लाइफ, ठीक है, और कितना स्ट्रगल है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या नज़रिया है। जो बुक्स हमारे दोस्त रोज़ पूछते रहते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन है। फिर कई सारी चीज़ें हैं। तो हमारा संवाद का जो प्रोग्राम है वो जल्दी ही एपिसोड 1 उसका आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब उसे देखें और प्यार दें, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।